दोस्तों यहाँ पे लास्ट वीडियो किसी तरह से रुक गई थी, तो मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिकल कॉरिडोर हिस्टोरिकल शेप, यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया और मिडिल ईस्ट जो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको 2 दिन के बाद लॉन्च करने के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा जो सऊदी अरेबिया है कहीं ना कहीं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस टाइम पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, और ये एक्सचेंज कहीं ना कहीं दोनों साइड हुआ है। और जो कि कब, जब हमारे यहाँ पे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के हैं उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉइंट टास्क फोर्स पे एग्री हुए। तो इस किस चीज पे, जो फर्स्ट ट्रैक वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है बनाने के लिए। यहाँ जो दोनों लीडर है ग्रुप वर्ल्ड के जो दोनों कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, और ये अपनी पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस जो है वो इस रीजन में स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं। यहाँ पे एक हिस्ट्रिकली स्टेप लिया गया और यहाँ कनेक्ट करने की बात की गई इंडिया को, वेस्ट एशिया को और यूरोप को किससे, इकोनॉमिकल कॉरिडोर के साथ। यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ और एनर्जी जो है, एनर्जी सेक्टर और डिजिटाइजेशन को इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की है, जिससे कि जो यहाँ के रेजिडेंट है इंडियन एक्सपर्ट्स वगैरह की, तो उनकी वेलफेयर जो है वो कहीं ना कहीं इंश्योर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजों पे बात हुई, जैसे कि डिस्कशन हुआ डिफेंस पे, एनर्जी पे, सिक्योरिटी पे, एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, ट्रांसपोर्ट पे। तो इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग जो है वो हुआ। दोनों ही साइड कहीं ना कहीं अपनी एक्सटेंड करने की बात करते हैं कि वो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट को, जो कि ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है, किसके किसके, आर्मोको, एडनॉक और इंडियन कंपनी के, जिसमें 50 बिलियन जो है ऑलरेडी यहाँ पे अनमार्क कर दिया गया है। जो ये नई थिंग्स है, ये क्या हुआ है, दोनों साइड की एग्रीमेंट से एग्रीड हुए हैं, जहां पे इन्होंने जॉइंट टास्क फोर्स को कहीं ना कहीं यहाँ आइडेंटिफाई किया और चैनलाइज करेंगे 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट को, जिससे कि जो कि प्रॉमिस किया है किसके द्वारा, सऊदी के तरफ से। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजों पे बात की है। दोनों साइड कहीं ना कहीं एग्री हुए हैं कि इंडिया जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगी। ठीक है, और जब इंडिया में आए थे फेब 2019 में, तब सऊदी और यहाँ पे प्लेस लिए थे कि वो इन्वेस्ट करेगी $100 बिलियन जो है, और इन्वेस्ट करेगी किस पे, एनर्जी प्रोजेक्ट पे, जो कि फर्स्ट मूव ड्यूरिंग दैट इनिशिएटिव था। ठीक है, अगर बात कीजिए 8 एग्रीमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे सील हो चुके हैं, और जिसमें इंक्लूड है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया और सऊदी की ओवरसाइट और एंटी करप्शन अथॉरिटी, और दूसरे जो सऊदी और इंडिया की एग्जिम बैंक्स वगैरह, ये भी सब इंक्लूडेड इसमें है। इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया और सैलिन वाटर कन्वर्जन कॉर्पोरेशन जो है उनके बीच में भी साइन हुआ है एग्रीमेंट। ठीक है, इनके विजिट्स में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ये दिखाता है जो सऊदी अरेबिया है और इंडिया के रिलेशन जो है वो किस हिसाब से स्ट्रांग हो रहे हैं, इनका कॉपरेशन जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। दोनों की अगर कॉपरेशन रहेगी तो कहीं ना कहीं जो हमारी वेस्ट जो सेंट्रल वर्ल्ड है उस पे कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट दबदबा इंडिया का रहेगा, क्योंकि इंडिया को अगर अपने से वर्क करनी है तो कहीं ना कहीं इन एरिया पे जो गल्फ रीजन हो गया या फिर आपकी यूरोपियन रीजन हो गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को दोनों कंट्री में एक्सपेंशन करने की बात की गई है, इन्वेस्टमेंट किन चीजों पे, एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, इन सब पे भी बात की गई है। और साथ ही साथ जो फील्ड ऑफ डिफेंस हो गया, ये एंटी टेरर कॉर्पोरेशन है, इन दोनों में कहीं ना कहीं बात हुई है। और यहाँ पे प्रिवेंशन एक्सेस मिसाइल, ड्रोन वगैरह को कहीं ना कहीं टेरर अटैक से रोकने की बात जो है की गई है। चलिए आगे बात करते हैं ग्रेसम्स लॉ। देखिए ये ग्रेसम्स लॉ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल टर्म्स के लिए, और ये जो है टर्म बेस्ड जो क्वेश्चन है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए क्या बताया गया, जो ग्रेसम्स लॉ है वो रेफर करता है किसको, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। जो बैड मनी है वो कहीं ना कहीं अच्छी चीजों से निकल के आती है। देखिए कैसे, इसको मैं समझाऊंगा अभी। ग्रेसम्स लॉ कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि एक्सचेंज रेट के टाइम पे जब दो मनीज को या दो करेंसी को फिक्स किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। मान लीजिए ये इंडिया की करेंसी है, ये
यूएस की करेंसी है। अब इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई तो इंडिया ने क्या किया, फिक्स कर दिया कि यूएस डॉलर, यानी कि अगर आप $1 ले रहे हो तो इसका मतलब 100 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये फिक्स कर दिया मार्केट के बेस पे नहीं, ये किसके बेस पे चल रहा है, एक्सचेंज रेट जो है मार्केट रेट से डिफरेंट हो गया, यहाँ पे फिक्स रेट पे चलने लग गया। तो इस प्राइस फिक्सिंग के कारण जो है वो करेंसी जो होती है अंडर वैल्यूड हो जाती है, जिसके कारण जो करेंसी है जिसकी प्राइस होती है उस प्राइस इज फिक्स्ड, जिसका प्राइस फिक्स होता है वो कहीं ना कहीं बिलो हो जाती है किसके, मार्केट रेट से। यानी कि इंडिया की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी किस पे, मार्केट रेट पे। तो जिसके कारण से ये सर्कुलेशन कहीं ना कहीं चलता रहता है। और जब इंडिया की जो रुपीज है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो अब कहां पे चलना स्टार्ट होगा, ये वैल्यू जो है आपके यूएस डॉलर को खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ पे यूएस डॉलर जो है वो फिक्स कर दिया है। लेकिन आपके ये चीज कहां पे चलना स्टार्ट होगा, ये चलना चलेगा ब्लैक मार्केट में। ब्लैक मार्केट में कहीं ना कहीं आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा यूएस डॉलर को खरीदने के लिए। ठीक है, जो ओवर वैल्यूड करेंसी है दूसरी तरफ में वो क्या होगी, सर्कुलेशन होना स्टार्ट होगी, लेकिन इट डज नॉट फाइंड इनफ बायर। लेकिन इसके लिए इनफ बायर भी नहीं है। आपने यूएस डॉलर तो खरीद लिया, लेकिन क्या इसके लिए बायर और हैं? मान लीजिए आपने 100 रुपए में $1 फिक्स कर दिया, तो आप क्या कहोगे कि भाई यूएस डॉलर हमारे पास आए, यूएस डॉलर आ तो रहा है लेकिन क्या कंट्री में उसका यूज हो पा रहा है? तो ये एक सवाल उठता है। तो इसके लिए जो मार्केट एक्सचेंज रेट है वो कहीं ना कहीं जरूरी है इक्विलिब्रियम प्राइस को करने के लिए और सप्लाई ऑफ करेंसी को इक्वल करने के लिए, किससे, डिमांड ऑफ करेंसी से। तो सप्लाई ऑफ करेंसी जो मार्केट प्राइस है वो कहीं ना कहीं प्राइस को राइज करता है। ठीक है, जो सप्लाई ऑफ करेंसी की वजह से जो मार्केट बढ़ता है उसके वजह से प्राइस जो है और ज्यादा इंक्रीज होता है, और अगर मार्केट गिरेगा तो प्राइस भी क्या होगा, गिरेगा। तो दूसरी तरफ जो डिमांड ऑफ करेंसी है वो भी कहीं ना कहीं गिरेगी, और इसके प्राइस किसके वजह से, प्राइस अगर राइज होगा, अगर प्राइस अगर फॉल होगा तो ये क्या होगा, प्राइस फॉल एंड राइज इट्स प्राइस फॉल। ठीक है, जब प्राइस ऑफ करेंसी जो है फिक्स होगी गवर्नमेंट के द्वारा तो ये क्या होगी, जो इसका लेवल होगा वो बिलो होगा किसके, मार्केट एक्सचेंज से। यानी कि करेंसी अगर फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मार्केट एक्सचेंज से, मार्केट एक्सचेंज मान लीजिए कि भाई आपके 70 रुपए में एक्सचेंज कर रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है 100 रुपीज में एक्सचेंज कर रही है। तो मार्केट जो है वो क्या होगी, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मार्केट एक्सचेंज रेट है उसको बिलो कर दिया, जो करेंसी है, सप्लाई है, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाएगी, जबकि डिमांड जो है करेंसी क्राइसिस की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, व्हाइल डिमांड फॉर करेंसी राइज, दस प्राइस कैप जो है वो लीड करेगा करेंसी शॉर्टेज के कारण से, और डिमांड फॉर जो करेंसी है वो आउटपेसिंग होगा सप्लाई की वजह से। देखिए क्या है, जो करेंसी जैसी आपकी बढ़ेगी तो प्राइस कैप कहीं ना कहीं मार्केट, आपके मार्केट किससे चलती है, इन्फ्लेशन वगैरह से। इन्फ्लेशन जो कंट्रोल वगैरह करता है वो मार्केट करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब क्या होगी, महंगाई बढ़ गई। यहाँ पे महंगाई बढ़ने से जो पहली बात तो आपने जब ले लिया कोई चीज, जब सप्लाई क्या हो गया, आप में डिमांड क्या थी, ज्यादा थी, तो आपने डिमांड तो ले लिया, लेकिन अब सप्लाई उतना नहीं है, तो क्या होगी, अब प्राइस जो होगी वो राइज हो जाएगी। प्राइस जब इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और ज्यादा मनी को पुश करना पड़ेगा, जिसके वजह से जो ये फिक्स प्राइस है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन हमें दिखाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जिसके वजह से जो प्राइस कैप है वो कहीं ना कहीं करेंसी को शॉर्टेज कर देगा, और डिमांड ऑफ करेंसी जो आउट पेसिंग है वो कहीं ना कहीं सप्लाई इंक्रीज कर देगा। यानी कि यूएस डॉलर इंडिया में आएगा और इंडिया की करेंसी की जो है कमी हो जाएगी। अब इंडिया की करेंसी की कमी हो जाएगी तो कहां पे चलना स्टार्ट होगा, वो चलेगा ब्लैक मार्केट में। देखिए ग्रेसम लॉ जो सबसे पहले लाया गया कहां से, एक इंग्लिश फाइनेंशियल थॉमस ग्रेसम के द्वारा, जिन्होंने एडवाइस किया कि जो इंग्लिश मोनार्च है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर पे इसको यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ अप्लाई जो है वो पेपर करेंसी पे नहीं बल्कि कमोडिटी पे भी हो सकता है, जो कि अदर गुड्स पे। ठीक है, जब प्राइस जो है किसी कमोडिटी की क्या हो जाए, इनफैक्ट वेन एवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी वेदर इट इज यूज मनी और नॉट, ये मनी के रूप में यूज हो या नहीं हो। ठीक है, और ये जो है फिक्स्ड आर्बिट्री होती है और बिकम अंडर वैल्यूड होती है जब कंपेयर किया जाता है हम लोग मार्केट एक्सचेंज से। और ये इस कारण से क्या होता है, कमोडिटी जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, फॉर्मल मार्केट से, और ओनली वे टू गेट होल्डिंग अंडर वैल्यू कमोडिटी इन सच केसेस वुड बी ब्लैक मार्केट। देखिए जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपकी जो पैसा है वो कहाँ है, खत्म हो जाएगा। मान लीजिए एक कमोडिटी है, आपने ए प्रोडक्ट जो है
खरीदने की कोशिश की है, फिक्स कर दिए तो ये मार्केट से खत्म हो जाएगा। अब ये मार्केट से खत्म हो जाएगा तो मिलेगा कहां से? आपको ब्लैक मार्केट से। अब जब ब्लैक मार्केट से ये मिलेगा तो ब्लैक मार्केट वाले क्या करेंगे? इसकी प्राइस को तो कम करेंगे ही नहीं, वो क्या करेंगे? इसकी प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। कंट्री कैन एवर विटनेस आउटफ्लो ऑफ सर्टेन गुड्स थ्रू देयर बॉर्डर व्हेन दे आर फोर्सिबल अंडर वैल्यू द गवर्नमेंट। अब जब कंट्री में क्या देखा जा रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है कुछ गुड्स का, तो वो क्या करेंगे? बॉर्डर की तरफ क्या करेंगे? उसको आउटफ्लो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अंडर वैल्यूड करने की कोशिश कर रही है। अब जब फिक्स प्राइस कर देगी तो गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है? अंडर वैल्यू कर रही है मार्केट के हिसाब से, तो वो क्या करेंगे? बाहर की तरफ भेजना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रेसम लॉ यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कब? जब गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है कमोडिटी के लिए। ठीक है, मार्केट प्राइस के साथ। इन सच केसेस पीपल हु होल्ड कमोडिटीज मनी वुड स्टॉप ऑफरिंग द मनी। तो जो होल्ड कर रखे हैं कमोडिटी मनी को, वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं मनी को ऑफरिंग करने के लिए फिक्स प्राइस पे गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेल्ट ऑफ कमोडिटी होती है। ठीक है, जिससे मनी जो है डिराइव प्योर गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, इनके थ्रू क्या किया जाता है? सेल किया जाता है, विच इज हायर देन द रेट ऑफ फिक्स्ड गवर्नमेंट, जो कि फिर गवर्नमेंट की प्राइस से ज्यादा होती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका का, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ था। श्रीलंका की सेंट्रल बैंक ने क्या किया था? फिक्स कर दिया था एक्सचेंज रेट को। तो श्रीलंका की रुपीज और यूएस डॉलर के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने क्या किया था? एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचा था। उन्होंने मैंडेट किया था जो प्राइस है यूएस डॉलर की, वो कितनी होगी श्रीलंका की रुपीज की? नॉट राइज बियॉन्ड 200 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इवन रेट इन द ब्लैक मार्केट सजेस्टेड दैट यूएस डॉलर सेल मोर देन 200। और जो यूएस ब्लैक मार्केट में उसने सजेस्ट क्या किया था कि जो यूएस डॉलर है उसको सेल कितने पे किया जाएगा? 200 पे। क्यों? क्योंकि देखिए आपका 200 पे बिक नहीं सकता, तो अब क्या हो गया? 200 पे आपने क्या किया? फिक्स कर दिया $1 को। तो अब क्या हो गया? डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर अब यहाँ पे ले लिए। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ? कुछ लोगों के पास डॉलर आ गया, तो उन्होंने पहली बात तो मार्केट के लिए लोग भी मिलने चाहिए, लोग नहीं मिले। ठीक है, दूसरी चीज, अब जब डॉलर की खत्म हो गया, तो डॉलर खत्म होने के बाद अब क्या हुआ? दिक्कत होगी कि डॉलर मिलेगा कहां से? अब डॉलर कहां पे मिला? आपके ब्लैक मार्केट में। अब जब ब्लैक मार्केट में मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे? उस वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है, और उस वैल्यू को बढ़ाने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगी? मार्केट वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ग्रेसम लॉ की बात की जाए, होल्ड ट्रू ओनली व्हेन exchange rate between currency and fixed under law of government and law implemented by effective authority। अगर एब्सेंस होती है एनी गवर्नमेंट डिक्रीज फिक्सिंग एक्सचेंज रेट में, तो कहीं ना कहीं बिटवीन करेंसी में तो गुड मनी जो है इवेंचुअली ड्राइव किया जाता है बैड मनी के द्वारा, किसमें? मार्केट में, और कोई और तरीका इसके लिए नहीं है। जब एक्सचेंज रेट जो है करेंसी फिक्स नहीं होती है, पीपल कहीं ना कहीं चॉइस करते हैं फ्रीली अपनी करेंसी को बिटवीन द करेंसी, और पीपल ग्रेजुअली इस चीज को रोकने में यूजिंग करेंसी दे आर कंसिडर्ड टू बी पुअर क्वालिटी और एडप्ट करेंसी फाउंड बेटर क्वालिटी। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे और कुछ बता रहा है, और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है राइडिंग इंडियन फूड इनसिक्योरिटी। देखिए मैं इसको इस आर्टिकल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडिया जो है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है भाई, इंडिया की इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ फूड की प्राइस की इन्फ्लेशन भी जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर हम बात करें फूड की जो एक्सलेशन है वो कहीं ना कहीं 2019 में सबसे ज्यादा देखी गई। ठीक है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है कहीं ना कहीं 11% से ऊपर बढ़ गई है, जो कि हाईएस्ट है 10 साल के अंदर में। जो ये कंटिन्यू हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पे कहीं ना कहीं हार्डशिप बहुत ज्यादा फेसिंग कर रहे हैं कंज्यूमर ही लोग, और उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन जो है नहीं मिल पा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन ये एस्टिमेट किया था कि पॉपुलेशन जो पूरी कंट्री में है वो कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाती इनकी वजह से हेल्थी डाइट को। और जब इंडिया की अगर फिगर की बात की जाए 2021 में, तो एस्टिमेट किया गया 74% जो पॉपुलेशन है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है हेल्थी डाइट को, और जिसमें 1400 मिलियन जो है पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में फील कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कहने की एबिलिटी फाइनेंशियल की वजह से, हाउस होल्ड की फाइनेंस की वजह से फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। अगर यहाँ पे बात की जाए, एक स्टडी जो रिपोर्ट दिखाती है जो अगस्त 30, 2023 में डाटा पॉइंट किया है, यहाँ पे क्या दिखाया है? ये दिखाया है जो मुंबई सिटी है ओवर 2022 से 23 में ये पाया गया जो कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग थालीज है वो कहीं ना कहीं राइज हुआ है 60%, 65%, और जो एवरेज वेज है वो राइज हुआ है 38%, और जो सैलरी वेज है वो 28%। ये कहीं ना कहीं दिखाती है क्या? उनकी जो परचेसिंग पावर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है इस टाइम पे।
और यहाँ पे रीजनेबल एक्सेप्ट देखा जा रहा है फूड कंजप्शन में, कहीं ना कहीं जो उनकी फूड कंजप्शन है उस पर इम्पैक्ट जो है पड़ रहा है और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कहीं ना कहीं उनको हो ही रहा है। और यहाँ पे अगर बात की जाए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात की जाए तो 1921 में क्या बताया गया, ओवर 50% ऑफ अडल्ट वुमेन जो है एस्टिमेट किया गया इसमें एनीमिया से जो है जूझ रही है। यहाँ पे FOA ने भी ये सजेस्ट किया कि ओवर हाफ ऑफ इंडियन कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट को। ठीक है, अगर हम एज्यूम करें कि एजेंसी जो है ओवर एस्टिमेट कर रही है 100% की, तो हम कहीं ना कहीं लेफ्ट कर जाएंगे फिर 500 मिलियन को इस कैटेगरी में भी। ठीक है, तो ये इतना बड़ा डाटा इसको दिखा रहा है। तो ये लार्जर जो पॉपुलेशन से जो बड़ी चीजें हमें दिख रही है वो कहीं ना कहीं हमारी चाइना से, ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अदर देन चाइना, चाइना के अलावा सभी कंट्री से हमें अदर ही दिख रही है। और यहाँ पे इंडिया की जो एक्सेस की बात की जाए हेल्थी डाइट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमिकल पॉलिसीज के लिए आज के टाइम पे, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की जाए तो यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए और इनकी जिम्मेदारी जो है वो किसके पास दे रखी है, हमारी इंडिया के RBI के पास, और वो कहीं ना कहीं इस टास्क को करने में असफल हो रही है। अगर यहाँ पे हायर देन देखे जाए जो हमने टारगेट अचीव किए थे कहीं ना कहीं उससे ज्यादा हो रही है 4 साल के अंदर में, जबकि या इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं प्राइस को राइज कर रहा है। और ये किस वजह से हो रहा है, जो इन्फ्लेशन टारगेट हम लोग कर रखे हैं तो वो इन्फ्लेशन टारगेट ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक को यहाँ कहीं ना कहीं इनकैपेबल हो रही है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, और क्या चीज जो यहाँ पे बताया ग्रीन रिवॉल्यूशन की सिग्निफिकेंस के बारे में। देखिए, जब इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं रिच एक्सपीरियंस है अपने एरिया में, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन को 1960s में स्टार्ट किया गया, लेकिन ये पूरी तरह से टैप नहीं हुआ। अगर हम बात करें अभी के टाइम पे हम लोग के पास फूड शॉर्टेज एक्सट्रीम है। ठीक है, 2 सक्सेसिव ड्रॉट हमने देख चुके हैं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सप्लाई साइड को रिस्पॉन्स मानती है कि वो फार्मर जो है हाई यील्डिंग नहीं कर पा रही, चीप क्रेडिट उनको नहीं मिल पा रही है और प्राइस की एश्योरमेंट जो है उनको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ये बता रहे। अगर यहाँ पे सिंगल इवेंट की बात की जाए तो इंडिया का जो क्वेस्ट है वो कहीं ना कहीं सेल्फ रेजिलेंट है और हाईली पोलराइज है क्लाइमेट पे ऑफ द कोल्ड वॉर, क्लाइमेट ऑफ द कोल्ड वॉर। वेस्टर्न इकोनॉमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं पॉइंटिंग कर रहे हैं कि सक्सेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट मिशन की जो लैंड ऑन ह्यूमन मून एंड एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट्स, जबकि इंजीनियर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं जो ये डिस्पैरेटली ये बताते हैं जो हमारी कंट्री है वो कहीं ना कहीं पुअर चैलेंजेस दिख रही है, जहाँ पे फूड जो है सिक्योरिटी इंश्योर करना हमारे लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे बताया। यहाँ पे फर्टिलाइजर, ठीक है, फ्यूल्ड बाय सब्सिडी, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और यहाँ पे इन चीजों पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, इन चीजों पे इंक्रीमेंट करना चाहिए, अपने जो प्रपोजल है उसको एक्सपेंड करना चाहिए ताकि जो इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह हो वो भी क्या हो, इंक्रीज हो और डाइवर्जेंट जो फंड हो वो भी स्टेब्लिश हो। ठीक है, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये सब हमारे देश में क्या हो, एग्रीकल्चर रिसर्च में बढ़ते रहे, जिससे कि ये इनिशिएटिव जो है प्रोग्राम की हमारी आगे बढ़ती जाए। तो इंक्रीज जो जिससे कि हमारी जो हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि अपने राइस पे ही राइस को उगाना चाहिए, एक्चुअली उन पे नहीं, हमें प्रोटीन पे भी काम करना चाहिए। और हमारी देश तो क्रूशियल रहा है 1960s के बाद से, वो कहीं ना कहीं अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिससे कि अपनी जो फूड सिक्योरिटी है वो बनती रहे और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इनहेंस किया जा सके। तो ये सारी चीजों को बात जो है यहाँ पे की जा रही है। आई होप कि आपको आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।